हेलो स्टूडेंट, हम लोग क्लास 10th के अंतर्गत राजनीति विज्ञान पर डिस्कशन कर रहे थे और राजनीति विज्ञान के अंतर्गत अध्याय 4 पर डिस्कशन कर रहे थे। अध्याय 4 का नाम है राजनीतिक दल। यह भाग 2 होगा। भाग 1 के अंतर्गत हम लोग कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कशन किए थे, जैसे कि यदि बात करें कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में राजनीतिक दल क्यों आवश्यक हैं, और हम लोग यह भी डिस्कशन किए थे कि राजनीतिक दल क्या हैं तथा लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के अंतर्गत राजनीतिक दल क्या कार्य करते हैं। लास्ट में हम लोग यह डिस्कशन कर रहे थे कि अगर विश्व के राजनीतिक दलों की अध्ययन किया जाए तो हम पाते हैं कि विश्व में देखा जाता है कि एक दलीय शासन व्यवस्था है, द्विदलीय शासन व्यवस्था है तथा बहुदलीय शासन व्यवस्था है। यदि हम एक दलीय शासन व्यवस्था की बात करें तो जैसे रूस की बात करें चाहे चीन की बात करें, यहाँ पर एक दलीय शासन व्यवस्था देखने को मिलता है। यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी ही एक सिंगल पार्टी होती है जो चुनाव लड़ती है तथा सरकार बनाने का काम करती है। यद्यपि वहाँ की जनता को भी राजनीतिक पार्टी बनाने का अधिकार है, लेकिन राजनीतिक पार्टी बनाने के बाद उसे सरकार बनाने का अधिकार नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार से विश्व के कुछ देशों के अंतर्गत द्विदलीय शासन व्यवस्था है, जैसे कि हम ब्रिटेन की बात करें चाहे अमेरिका की बात करें, यहाँ पर द्विदलीय शासन व्यवस्था पाई जाती है। ठीक उसी प्रकार से यदि बात करें तो विश्व के कुछ देशों के अंतर्गत बहुदलीय शासन व्यवस्था प्रचलित है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में बहुदलीय शासन व्यवस्था पाई जाती है। हमारे भारत के अंतर्गत जनता को राजनीतिक पार्टी बनाने का अधिकार है तथा वह राजनीतिक पार्टी बनाकर चुनाव आयोग के कार्यालय में राजनीतिक पार्टी के रूप में पंजीकृत कर सकती है। चुनाव आयोग कुछ शर्तें निर्धारित किया है और उस शर्त को पूरा करने वाली पार्टी को, यानी कुछ पार्टी को क्या करता है, राष्ट्रीय पार्टी तथा कुछ को प्रांतीय पार्टी, यानी चुनाव आयोग के द्वारा राष्ट्रीय पार्टी के लिए जो शर्तें निर्धारित किया गया है, जो राजनीतिक पार्टी राष्ट्रीय पार्टी के लिए निर्धारित शर्त को पूरा करती हैं उसे राष्ट्रीय पार्टी, तथा जो प्रांतीय पार्टी के लिए जो शर्तें निर्धारित किया गया है चुनाव आयोग के द्वारा, जो प्रांतीय पार्टी के लिए निर्धारित शर्तों को पूरा करती हैं उन्हें प्रांतीय पार्टी या राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा चुनाव आयोग के द्वारा दिया जाता है। इसे ही हम लोग क्षेत्रीय दल कहते हैं। ध्यान रखिएगा, हम लोग को क्षेत्रीय दल की राजनीति में भूमिका पढ़ना है। कुछ ऐसी भी पार्टियां होती हैं जो कि चुनाव आयोग के द्वारा निर्धारित किसी भी प्रकार की शर्त को पूरा नहीं करती हैं, उसे गैर मान्यता प्राप्त पार्टी कहा जाता है। अगर आज भारत की बात करें तो आज भारत में गैर मान्यता प्राप्त कितनी पार्टियां हैं, तो 2763 गैर मान्यता प्राप्त पार्टियां हैं। ठीक उसी प्रकार से अगर राष्ट्रीय पार्टी की बात करें तो भारत में 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं तथा 58 प्रांतीय पार्टियां हैं। इस संबंध में हम भाग 1 के अंतर्गत डिस्कशन किए थे। यहाँ पर हम लोगों को देखना है कि राष्ट्रीय पार्टी क्या कौन कौन सी हैं तथा राष्ट्रीय पार्टियों का मुख्य एजेंडा क्या है। इसलिए मैं इस भाग के अंतर्गत यानी भाग 2 के अंतर्गत इस पर डिस्कशन कर रहा हूं। हम जानते हैं कि चुनाव आयोग के द्वारा राष्ट्रीय पार्टी के रूप में किसी राजनीतिक पार्टी को मान्यता देने के लिए कुछ शर्तें निर्धारित किया गया है। हमने 3 शर्तों की बात किया था। इस पर कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है और इसीलिए मैं चर्चा कर रहा हूं कि यदि कोई राजनीतिक पार्टी
3 राज्यों में लोकसभा के 2% यदि सीटें प्राप्त करती हैं तो उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जाता है। यानी कहने का अर्थ है कि यदि कोई राजनीतिक दल 3 राज्यों में 11 लोकसभा की सीटें प्राप्त कर लेती हैं, जीत लेती हैं, तो उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जाता है। अथवा अगर विधानसभा की चुनाव हो रहा हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो रहा हो, कोई भी राजनीतिक दल यदि 4 राज्यों में 6% मत प्राप्त करता है तथा लोकसभा की 4 सीटें प्राप्त करता है तो उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जाता है। ठीक उसी प्रकार से कोई भी राजनीतिक दल यदि 4 राज्यों में प्रांतीय पार्टी का दर्जा प्राप्त किया हुआ है उसे भी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जाता है। जैसा कि हमने कहा कि आज अगर वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान समय में जो 6 राजनीतिक दल ऐसे हैं जिसको चुनाव आयोग के द्वारा राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है। ध्यान रखिएगा कि जो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा होता है, चाहे प्रांतीय पार्टी का दर्जा होता है, वह अस्थायी नहीं होता है, बल्कि जो राजनीतिक दल चुनाव आयोग के द्वारा निर्धारित शर्त को पूरा करती हैं उसे ही राष्ट्रीय पार्टी या प्रांतीय पार्टी के रूप में मान्यता चुनाव आयोग के द्वारा दिया जाता है। जिस दिन कोई भी राजनीतिक दल चुनाव आयोग के द्वारा निर्धारित शर्त को पूरा नहीं करती हैं उसी समय उसके राष्ट्रीय पार्टी या प्रांतीय पार्टी के रूप में प्राप्त मान्यता को रद्द कर दिया जाता है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो हमने यहाँ पर लिस्ट रखा है, इस लिस्ट में और आपकी किताब के अंतर्गत जो लिस्ट दिया गया है उसमें अंतर है। अंतर इसलिए है क्योंकि हमारे जो किताब के अंतर्गत जो राष्ट्रीय पार्टियों का नाम दिया गया है वह 2006 का डाटा है, जबकि मैं जिस राष्ट्रीय पार्टियों की बात कर रहा हूं यह जो आंकड़ा है वह 2024 का है, जो चुनाव आयोग की वेबसाइट पर लोड है। इसके अंतर्गत यानी 2024 की यह स्थिति है कि चुनाव आयोग के द्वारा 6 राजनीतिक पार्टियों को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है। नंबर 1 पर कौन है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। हम जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारत की प्राचीन पार्टी है और विश्व के अगर प्राचीन राजनीतिक दलों की बात किया जाए तो उसमें कांग्रेस भी एक ऐसा राजनीतिक पार्टी है जो कि प्राचीन समय में गठित हुआ था। इसका गठन कब हुआ था? तो 1885 में। इसका मुख्य एजेंडा क्या है? हम जानते हैं कि कोई भी राजनीतिक दल होता है वह मुख्य एजेंडा रखता है, यानी उसका राष्ट्र के प्रति दृष्टिकोण क्या है, वह राष्ट्र के अंतर्गत किस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित करना चाहता है, वह राष्ट्र का विकास किस रूप में करना चाहता है, वह उस राजनीतिक पार्टी का दृष्टिकोण होता है। और हम जानते हैं जैसे कि चुनाव होता है, और मैं बार बार कहता हूं कि जब भी चुनाव हो रहा है तो आप लोग उस पर एक नज़र डालने का प्रयास कीजिए, क्योंकि अगर एक नज़र डालेंगे तो यह प्रोसीजर है, इसे याद करने की आवश्यकता नहीं होगा। आप एक बार समझ लेंगे तो हमेशा के लिए काम खत्म हो जाएगा। जब भी चुनाव होता है तो चुनाव के दौरान आप लोग देखते होंगे कि जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां अपना दृष्टि पत्र जारी करती हैं या फिर उसको अंग्रेजी में मैनिफेस्टो कहा जाता है। उसके अंतर्गत यानी दृष्टि पत्र के अंतर्गत राजनीतिक पार्टी विकास कैसे करना चाहती है, किस प्रकार के कार्यक्रम को लाना चाहती है, अपनी नीतियों तथा कार्यक्रमों की घोषणा करती है। और वह क्या होता है, उसके वह एजेंडा होता है, यानी उसके मुख्य एजेंडे से रिलेटेड होता है, या कह सकते हैं कि मुख्य एजेंडे को आगे बढ़ाने वाला होता है। अगर हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करें, जिसको आमतौर पर कांग्रेस के नाम से हम लोग जानते हैं, इसका जो मुख्य एजेंडा है वह है धर्मनिरपेक्षता तथा कमजोर वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग की हितों की रक्षा करना। कमजोर वर्ग की हितों की रक्षा करना।
दूसरी अगर राष्ट्रीय पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी दूसरी राष्ट्रीय पार्टी है, जिसका स्थापना कब हुआ था? तो 1980 में हुआ था। इसका जो मुख्य एजेंडा है वह सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का है। हम जानते हैं कि यह सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को लेकर के चलती है, और भारत का जो प्राचीन संस्कृत है वह सनातन है, वह वैदिक संस्कृत है, और यही वैदिक संस्कृत को वह आगे बढ़ाने का प्रयास करती है, और यही कारण है कि उसे हिंदुत्ववाद या हिंदुत्ववादी पार्टी के नाम से जाना जाता है। यानी इसका भी मुख्य एजेंडा हिंदुत्ववाद का है। बहुजन समाज पार्टी, जिसको आम भाषा में हम लोग बसपा के नाम से जानते हैं, इसके अंतर्गत जो किताब है, किताब में बहुविकल्पी का जो प्रश्न बनाया है उसमें पूछा है कि बसपा का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो बसपा का गठन कांसी राम के द्वारा किया गया था, माननीय कांसी राम के द्वारा किया गया था। इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 1984 में इसकी स्थापना हुआ था। इसका मुख्य एजेंडा क्या है? तो अंबेडकरवाद तथा आत्मसम्मान, दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्गों के हितों की रक्षा करना। यह पार्टी क्या मानकर चलती है? यह पार्टी अंबेडकर, साहू जी महाराज, ज्योतिबा फूले, चाहे पेरियार रामास्वामी जैसे दलित नेताओं के मान्यताओं और मूल्यों को पर कार्य करने का प्रयास करती है, तथा यह कोशिश करती है कि जो प्राचीन काल में वर्ण व्यवस्था के कारण जो शोषित थे, पीड़ित थे, वंचित थे, पिछड़े थे, जिनको आत्मसम्मान भी प्राप्त नहीं था, उन्हें क्या करना है? विकास की मुख्य धारा से जोड़कर उनको आत्मसम्मान दिलाना है। और यही कारण है कि जो बसपा है वह दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए तथा पिछड़े वर्ग के लिए कार्य करती है। यह इसका मुख्य एजेंडा है। ठीक उसी प्रकार से यदि आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी का गठन कब हुआ था? 2012 में हुआ था। यह क्या लेकर के चलती है? लोकतांत्रिक समाजवाद को लेकर के चलती है। एक समाजवाद, हम लोग रूस की क्रांति पढ़ रहे थे, उस दौरान हम लोगों ने देखा मार्क्स के द्वारा, यानी कार्ल मार्क्स ने जो समाजवाद दिया, तो वह लोकतांत्रिक समाजवाद के अंतर्गत नहीं आता है। कुछ कम्युनिस्ट शासित देश हैं जहां पर कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों को लागू किया गया है, लेकिन हमारे भारत की यदि बात किया जाए तो हमारे भारत में कार्ल मार्क्स के समाजवाद को लागू नहीं किया गया है, बल्कि लोकतांत्रिक समाजवाद को लागू किया गया है। और आम आदमी पार्टी का मुख्य एजेंडा क्या है? लोकतांत्रिक समाजवाद की स्थापना करना, तथा इसके साथ में समग्र राष्ट्रवाद को लेकर के चलती है, लेकिन लोक लुभावन वाद लेकर के चलती है। लोक लुभावन वाद का मतलब क्या है? यानी लोगों को लुभाने के लिए कुछ नारे देती है। प्रत्येक राजनीतिक पार्टियां ऐसा करती हैं, और वर्तमान समय में तो यह ट्रेंड चल गया है कि जितनी भी भारत की राजनीतिक पार्टियां हैं, वह भारत की राजनीतिक पार्टियां क्या करती है? जनता को अपने से जोड़ने के लिए या जनाधार बढ़ाने के लिए तमाम तरह के लोक लुभावन नारे को लेकर के आती हैं। तो अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी है आम आदमी पार्टी, यह राष्ट्रीय पार्टी है, क्योंकि हम जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल की जो राष्ट्रीय आम आदमी पार्टी है वह पंजाब तथा दिल्ली में उसकी सरकार है, तथा कई राज्यों में संघर्ष भी कर रही है। और इसका जो मुख्य एजेंडा है वह क्या है? लोक लुभावन वाद का है। ठीक उसी प्रकार से CPIM यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म है, एम का मतलब होता है मार्क्सवादी। यह जो CPIM है इसकी स्थापना 1964 में हुआ, और यह क्या मानकर चलती है? यह समाजवादी शासन व्यवस्था का समर्थन करती है, तथा मार्क्स के सिद्धांत को भारत में भी लागू करना चाहती है। यह लेनिनवाद को लाना चाहती है। लेनिन का नाम आपको याद होगा कि रूस की क्रांति जो हम लोग पढ़ रहे थे, तो हम जानते हैं कि 1917 में रूस की क्रांति हुआ था, और अक्टूबर 1917 में जब रूस में द्वितीय क्रांति संपन्न होती है, जिसको हम लोग अक्टूबर क्रांति के नाम से जानते हैं। अक्टूबर क्रांति के बाद रूस में शासक कौन बनता है? व्लादिमीर लेनिन बनता है। और व्लादिमीर लेनिन रूस में किस प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था कायम करता है, उसी राजनीतिक व्यवस्था को यह CPIM के द्वारा भारत में भी स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। यही कारण है कि इसका मुख्य एजेंडा क्या है? साम्यवाद तथा मार्क्सवाद व लेनिनवाद की स्थापना।
यह इसका राष्ट्र के प्रति यही दृष्टिकोण है। एनपीपी, अगर एनपीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल पीपुल्स पार्टी, इसकी स्थापना कब हुआ था, 2013 में हुआ था। और इसका मुख्य एजेंडा क्या है, मुख्य एजेंडा है क्षेत्रवाद तथा सांस्कृतिक रूढ़िवाद। तो यह प्रमुख पार्टियां हैं, प्रमुख राष्ट्रीय पार्टियां हैं तथा इनका मुख्य एजेंडा है। ध्यान रखिएगा, इससे कभी कभी बहुविकल्पी का प्रश्न पूछता है तथा मैं 2024 का प्रश्न पत्र का अध्ययन कर रहा था, उसके अंतर्गत देखा कि एक शॉर्ट क्वेश्चन के अंतर्गत एक राष्ट्रीय पार्टी का नाम दिया था और राष्ट्रीय पार्टी के विषय में पूछा था कि इस राष्ट्रीय पार्टी के विषय में आप क्या जानते हैं। ध्यान रखिएगा, ये केवल फंडामेंटल चीज है और कह सकते हैं कि फंटी है कि अगर आपको राष्ट्रीय पार्टी के संबंध में कुछ भी जानकारी है और यदि स्थापना आपको पता है और मुख्य एजेंडा आपको यदि पता है तो आप उस पर कुछ ना कुछ लिख ले जाएंगे। तो इसलिए मैं इसको लाया था। अब हम लोग दूसरी चीज देखते हैं कि प्रांतीय पार्टी। तो चुनाव आयोग के द्वारा जो राष्ट्रीय पार्टी के लिए कुछ शर्तें अधिरूपित किया गया है यानी निर्धारित किया गया है, ठीक उसी प्रकार से चुनाव आयोग के द्वारा कुछ शर्तें इस प्रकार के निर्धारित किया गया है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी उन शर्तों को पूरा करती है तो उसे प्रांतीय पार्टी या क्षेत्रीय पार्टी या राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा चुनाव आयोग के द्वारा दिया जाता है। ध्यान रखिएगा कि इससे बहुविकल्पी का प्रश्न बनता है। जितना भी मैं बात बोल रहा हूं कि पार्टी यानी कि किसी भी राजनीतिक पार्टी का पंजीकरण कहाँ होता है, यानी कि चुनाव आयोग के द्वारा किया जाता है। राजनीतिक पार्टियों को राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता कौन देता है, तो चुनाव आयोग देता है। इन सब चीज़ों पर बहुविकल्पी का प्रश्न बन सकता है, बनने की संभावना होता है, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। अगर हम कहें कि कोई भी राजनीतिक पार्टी किसी राज्य विधानसभा के लिए होने वाले चुनाव में कुल प्राप्त मतों में 6% मत पाती है तथा उस विधानसभा में 2 सीटें हासिल करती है तो उसे प्रांतीय पार्टी के रूप में दर्जा दिया जा सकता है। एक उदार नियम भी चुनाव आयोग के द्वारा लाया गया है कि अगर कोई भी राजनीतिक पार्टी किसी विधानसभा के चुनाव के अंतर्गत कुल प्राप्त मतों में से 8% मत पाती है तो उसे भी प्रांतीय पार्टी का दर्जा दिया जा सकता है। यह शर्तें हैं, इनमें से कोई भी शर्तें अगर एक शर्त पूरा करने वाली कोई राजनीतिक पार्टी है तो उसे प्रांतीय पार्टी का दर्जा दिया जाता है। तो इस प्रकार से हमारे भारत में जो पार्टियां हैं या तो राष्ट्रीय पार्टी होंगे या फिर प्रांतीय पार्टी होंगे तथा जो दोनों में से किसी भी शर्त को पूरा नहीं करते हैं, यानी कि चुनाव आयोग के द्वारा जो राष्ट्रीय पार्टी होने के लिए जो शर्तें निर्धारित किया गया है उन शर्तों को पूरा नहीं करती हैं, या फिर प्रांतीय पार्टी की दर्जा के लिए कुछ शर्तें निर्धारित किया गया है उन शर्तों को पूरा नहीं करती हैं, उन्हें हम लोग गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टी के नाम से जानते हैं। और वर्तमान समय में यदि बात करें तो 2763 ऐसे राजनीतिक दल हैं जो गैर मान्यता प्राप्त हैं लेकिन चुनाव आयोग के कार्यालय में पंजीकृत हैं। तो यह हुआ हमारे भारत में बहुदलीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत कितने दल होते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि राजनीतिक पार्टियों के समक्ष क्या चुनौतियां हैं। राजनीतिक पार्टियों के समक्ष चुनौतियां, ध्यान रखिएगा। इस लेसन के अंतर्गत 3-4 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। यानी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में राजनीतिक दल क्यों आवश्यक हैं, राजनीतिक दल का कार्य बताइए, दल बदल कानून क्या है, उसके संबंध में टिप्पणी लिखिए।
या फिर ये पूछ सकता है कि क्षेत्रीय दल आज लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के अंतर्गत राजनीति को कैसे प्रभावित कर रहे हैं, या फिर यह पूछा जाता है कि राजनीतिक पार्टियों के समक्ष क्या चुनौतियां हैं तथा उन चुनौतियों से निपटने के लिए कुछ सुझाव दीजिए। यही इसके अंतर्गत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और 2024 के जितने भी पेपर आप उठा करके देखेंगे उसके अंतर्गत इन्हीं सब प्रश्नों को उठा करके दिया गया है। तो उसी दृष्टिकोण से हम लोग देखते हैं कि अगर राजनीतिक पार्टियों की बात करें तो हम जानते हैं कि जितनी भी राजनीतिक पार्टियां होती हैं लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के अंतर्गत एक अहम भूमिका का निर्वहन करती हैं, और इसलिए इन राजनीतिक पार्टियों के में क्या होना चाहिए, कोई दोष नहीं होना चाहिए। लेकिन बावजूद इसके यह देखा जा रहा है कि आज वैश्विक स्तर पर जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, इन राजनीतिक पार्टियों के अंतर्गत कुछ न कुछ समस्याएं हैं। उन समस्याओं से यह क्या कर रही हैं, संघर्ष कर रही हैं, जूझ रही हैं। आज विश्व के जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं उनके अंतर्गत मुख्य रूप से कौन कौन सी चुनौती है, तो नंबर 1 आंतरिक लोकतंत्र का अभाव। आंतरिक लोकतंत्र का अभाव। अगर हम दूसरे की बात करें तो वंशवाद की समस्या देखने को मिल रहा है। तीसरे की बात करें तो धनबल तथा बाहुबल का प्रयोग किताब में इसको अपराध लिखा होगा, अपराध का राजनीति में प्रवेश। चौथे की बात करें तो विकल्पहीनता की स्थिति, पांचवा है दल बदल की समस्या। आज विश्व की जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं उनके समक्ष यह चुनौती के रूप में है कि उनके अंतर्गत आंतरिक लोकतंत्र का अभाव है, वंशवाद की प्रवृत्ति देखी जा रही है, धन तथा बाहुबल का राजनीति में प्रयोग हो रहा है तथा विकल्पहीनता की स्थिति है, और उसी के साथ दल बदल एक समस्या के रूप में देखा जा रहा है। अगर हम बात करें तो आंतरिक लोकतंत्र का अभाव, हम यह उम्मीद करते हैं राजनीतिक पार्टियों से कि अगर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के अंतर्गत अहम भूमिका निभाती हैं तो उनके अंतर्गत लोकतांत्रिक भावना होना चाहिए। लेकिन प्रत्येक राजनीतिक पार्टियों के अंतर्गत देखा जा रहा है कि उनके पार्टी के अंतर्गत लोकतंत्र का अभाव है। बहुत से ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं जिनमें प्रत्येक वर्ष या नियमित रूप से सांगठनिक चुनाव भी नहीं हो रहा है। यही नहीं, राजनीतिक पार्टियों की और सदस्यों की जो नियमित बैठक होती है जिसके अंतर्गत नेताओं तथा आम जो समर्थक होते हैं, सदस्य होते हैं, उनके बीच में जो संवाद होता है उस प्रकार की बैठक नहीं हो रहा है। देखा जा रहा है कि बहुत से ऐसी राजनीतिक पार्टियां भारत के अंतर्गत हैं जिनके अंतर्गत व्यक्तिवाद की समस्या आ रही है, यानी एक ही व्यक्ति के अंतर्गत उस पार्टी से संबंधित सारी शक्तियां निहित हैं। वही पार्टी को संचालन करता है, वही पार्टी को निर्देश देता है, और उस व्यक्ति के अलावा उस पार्टी के अंतर्गत सभी लोग महत्वहीन होते हैं, शक्तिहीन होते हैं। तो यह आंतरिक लोकतंत्र के अभाव के कारण हो रहा है, और इसके अंतर्गत देखा जा रहा है कि बहुत से वरिष्ठ नेता होते हैं, अनुभवी नेता होते हैं, वह सत्ता के शिखर तक नहीं पहुंच पाते हैं क्योंकि इनके अंतर्गत जो व्यक्तिवादी दृष्टिकोण होता है वह व्यक्तिवादी दृष्टिकोण के अंतर्गत वंशवाद की प्रवृत्ति आ जाती है। अब तो वंशवाद क्या है, देखिए, लोकतंत्र के अंतर्गत वंशवाद का कोई स्थान नहीं है। वंशवाद आता कैसे है, तो वंशवाद परिवारवाद तथा भाई भतीजे
वाद से आता है। यानी जब लोग राजनीतिक पार्टियों के अंतर्गत देखा जाता है कि राजनीतिक पार्टियां परिवारवाद लाती हैं या भाई भतीजेवाद लाती हैं, तो उससे वंशवाद आना प्रारंभ हो जाता है। वंशवाद का अर्थ होता है कि जब शासन व्यवस्था के अंतर्गत एक ही परिवार के पीढ़ी दर पीढ़ी लोग शासन करते हैं, तो वैसी शासन व्यवस्था को वंशवादी शासन व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। और जब राजनीतिक पार्टियों के अंतर्गत आंतरिक लोकतंत्र का अभाव होता है तथा व्यक्ति विशेष में सारी शक्तियां निहित हो जाता है, तो अक्सर यह देखा जा रहा है कि वही व्यक्ति के आगे आने वाली जो पीढ़ी है उसमें सारी शक्तियां निहित हो जाती हैं तथा वही व्यक्ति भले ही अनुभवहीन हो, भले ही उसका कोई जनाधार ना हो, लेकिन वही पार्टी का प्रमुख नेता बन जाता है। और ऐसी स्थिति में जो अनुभवी नेता होते हैं, जो वरिष्ठ नेता होते हैं, उनको कोई स्थान नहीं प्राप्त होता है, बल्कि वह महत्वहीन हो जाते हैं तथा उनके अनुभव का लाभ देश को नहीं मिल पाता है। यही नहीं, यह देखा जाता है कि कुछ प्रतिभाशाली युवा भी होते हैं जो कि जिनके पास जनाधार होता है, वह जमीन से जुड़े हुए नेता होते हैं, लेकिन उनको भी उस पार्टी के अंतर्गत वह वर्चस्व, वह शक्ति प्राप्त नहीं होता है जो कि व्यक्ति विशेष के कारण यानी वंशवाद की परंपरा के कारण उस वरिष्ठ नेता के पुत्र या पुत्रियों को प्राप्त होता है। तो यह वंशवाद की प्रवृत्ति क्या है? यह वंशवाद की प्रवृत्ति लोकतंत्र के लिए घातक है। धन बल का प्रयोग, यह देखा जा रहा है कि भारत की प्रत्येक राजनीतिक पार्टियां, या भारत की बात करें चाहे पूरे विश्व की बात करें, पूरे विश्व की राजनीतिक पार्टियां क्या कर रही हैं? चुनाव प्रक्रिया के अंतर्गत अत्यधिक धन का प्रयोग कर रही हैं और इसके लिए वह प्रत्याशियों का जो चयन कर रही है, वह प्रत्याशियों को ऐसे चयन कर रही हैं जो कि चुनाव के अंतर्गत अत्यधिक धन का खर्च कर सके या चुनाव को या राजनीतिक पार्टी को चुनाव लड़ने के लिए धन दे सके। तो यह राजनीतिक पार्टियों के द्वारा जो उठाया गया कदम है कि धनवान लोगों को महत्व देना, तो इससे जो प्रतिभावान लोग हैं, जो निर्धन होने के कारण वह राजनीति में प्रवेश नहीं कर पाते हैं। ठीक उसी प्रकार से देखा जा रहा है कि प्रत्येक राजनीतिक पार्टियां आपराधिक छवि वाले व्यक्तियों को प्रत्याशी बना रही हैं। और यह आपराधिक छवि वाले लोग क्या कर रहे हैं कि आपराधिक छवि वाले लोग जब राजनीति के अंतर्गत प्रवेश कर जाते हैं, तो यहाँ पर अपराध का राजनीतिकरण हो जाता है। यहाँ पर अपराध का राजनीतिकरण हो जाता है तथा जो अपराधी को जेल में होना चाहिए, वह अपराधी क्या हो जाता है? विधायिका का सदस्य बन जाता है। यह सदस्य बनने के बाद उसको राजनीतिक संरक्षण प्रारंभ हो जाता है, जिसके कारण राजनीति में देखा जा रहा है कि राजनीति में अपराध का राजनीतिकरण हो रहा है। और प्रत्येक राजनीतिक पार्टियां चुनाव प्रक्रिया के दौरान या चुनाव के दौरान बहुत से ऐसे लोगों को प्रत्याशी बना रही हैं जो कि आपराधिक प्रवृत्ति के हैं। यह प्रत्येक राजनीतिक पार्टियों के लिए एक चुनौती है कि इस प्रकार के लोगों को प्रत्याशी न बनाएं। विकल्पहीनता की स्थिति यह है कि हमने अभी देखा कि जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, उसी प्रकार से कुछ क्षेत्रीय पार्टियां होती हैं। उनका कुछ न कुछ मुख्य एजेंडा होता है और उस मुख्य एजेंडा के अनुसार ही वह राष्ट्र का विकास करना चाहती है या राष्ट्र में राजनीतिक व्यवस्था को कायम करना चाहती है। लेकिन आज यह देखा जा रहा है कि विश्व की जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, उनके पास विकल्प ही नहीं है और प्रत्येक राजनीतिक पार्टी एक समान लग रही है। ऐसी स्थिति में जनता भी यह महसूस कर रही है कि सारी राजनीतिक पार्टियां एक समान हैं। उनका विकास के लिए, उनके लिए जो नीतियां हैं, कार्यक्रम हैं, जो उनका देश के प्रति दृष्टिकोण है, वह एक समान है। कोई उनके पास अंतर नहीं है। ऐसी स्थिति में जो लोग हैं, जो जनता है, वह जनता विकल्पहीनता की स्थिति के कारण राजनीति में उत्साह नहीं दिखाती है तथा चुनावी प्रक्रिया में भाग नहीं लेती है, क्योंकि वह एक नए विकल्प की तलाश करती है और जब नया विकल्प नहीं प्राप्त होता है तो ऐसी स्थिति में वह मतदान से भी अलग हट जाती है या कहें कि चुनावी प्रक्रिया के अंतर्गत कोई उत्साह नहीं दिखाती हैं।
दल बदल की अगर बात करें तो हम जानते हैं कि जो राजनीतिक दल होते हैं उनके कुछ सिद्धांत होते हैं, कुछ मान्यताएं होते हैं। वह सिद्धांत और मान्यताओं से के अनुसार उनसे लोग जुड़ते हैं और जुड़ने के बाद यदि उनका जनाधार होता है तो जनाधार के आधार पर उन्हें राजनीतिक पार्टी अपना प्रत्याशी बनाती है तथा उसको चुनाव मैदान में उतारती है और वह व्यक्ति विधायिका का सदस्य भी बन जाता है यदि वह चुनाव जीत जाता है। लेकिन यह देखा जा रहा है कि विधायिका के सदस्य बनने के बाद वह दल बदल कर रहा है। वह किस लिए दल बदल कर रहा है? तो वह दल बदल कर रहा है धन व पद के लिए। और भारत की प्रत्येक राजनीतिक पार्टियां दल बदल की समस्या से जूझ रही हैं, क्योंकि यह देखा जा रहा है कि अगर किसी दूसरी राजनीतिक पार्टी के द्वारा उसे धन देने का प्रलोभन दिया जा रहा है या उसे मंत्री पद देने का प्रलोभन दिया जा रहा है तो वह लोग क्या कर रहे हैं कि विधायिका के सदस्य होने के बावजूद, किसी पार्टी के टिकट पर चुनाव जीत कर आने के बावजूद भी वह दल बदल कर लेते हैं और किसी दूसरे दल के अंतर्गत शामिल हो जाते हैं। तो यह है हमारी राजनीतिक पार्टियों के समक्ष समस्या। अब प्रश्न उठता है कि इन समस्याओं को निदान कैसे खोजा जा सकता है? तो एक तो यह हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो समस्या है उसका समाधान खोज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, इन समस्याओं का समाधान ढूंढ सकते हैं। जैसे आंतरिक लोकतंत्र का अभाव, यदि राजनीतिक पार्टियां, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं उनके अंतर्गत यदि जो आंतरिक लोकतंत्र का अभाव पाया जा रहा है, आंतरिक लोकतंत्र ला करके अपनी इस समस्या का समाधान कर सकती हैं। तो कुछ यहाँ पर सुझाव है जो कि हमारे किताब के अंतर्गत दिया है, उसको हम लोग अध्ययन करते हैं। राजनीतिक पार्टियों में सुधार के लिए सुझाव। पहले हम लोग आखिरी समस्या से को उठाते हैं, जैसा कि किताब में उठाया है, दल बदल की समस्या। जैसा कि हमने कहा कि आज प्रत्येक राजनीतिक पार्टियां दल बदल की समस्या से जूझ रही हैं और इसको दल बदल की समस्या को समाधान करने के लिए चुनाव आयोग के द्वारा पार्टियों को निर्देश दिया गया कि वह दल बदल विरोधी कानून का निर्माण करें और इसी चुनाव आयोग के इस निर्देश का पालन करते हुए विधायिका के द्वारा 1985 में दल बदल विरोधी कानून बनाया। दल बदल विरोधी कानून आया 1885 में संविधान में 52वां संशोधन किया गया तथा संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया और इस अनुसूची के अंतर्गत जो नियम राजनीतिक पार्टियों के लिए बनाए गए हैं दल बदल रोकने के लिए, उसे ही हम लोग दल बदल विरोधी कानून के नाम से जानते हैं। यह दल बदल विरोधी कानून क्या है? तो यदि कोई भी प्रत्याशी किसी राजनीतिक दल से संबंधित है तथा वह चुनाव जीतकर विधायिका का सदस्य बनता है तो यदि दल बदल करता है तो उसकी सदस्यता क्या कर दी जाएगी? रद्द कर दी जाएगी। लेकिन दल बदल विरोधी कानून सामूहिक दल बदल को नहीं रोकता है। यानी जो 10वीं अनुसूची है, यानी कहें कि दल बदल विरोधी कानून है, उसके अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि एक तिहाई यदि किसी राजनीतिक दल के सदस्य 1/3 सदस्य दल बदल करते हैं तथा दल बदल करके किसी दूसरी दल में शामिल हो जाते हैं या एक नया राजनीतिक दल का निर्माण कर लेते हैं तो उनकी सदस्यता रद्द नहीं होगी। यद्यपि देखा गया कि भारत में 1960 और 70 के दशक में राजनीतिक पार्टियों के अंतर्गत दल बदल बहुत भारी मात्रा में हुआ
और यही कारण है कि 1960 और 70 के दशक में भारतीय राजनीति में नारा किया दिया गया, आया राम और गया राम, आया राम और गया राम। यह क्यों कहा गया? क्योंकि आज यह देखा जा रहा है कि बहुत से ऐसे राजनेता हैं जो कि कब किस पार्टी के अंतर्गत शामिल हो जाएंगे अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए, पद के लालच में, धन के लालच में, या कहें कि टिकट के लालच में, यह किसी भी पार्टी के अंतर्गत चले जाते हैं। इनका कोई न तो सिद्धांत है न ही मान्यताएं हैं। वह आज एक पार्टी में हैं तो दूसरी पार्टी को गाली देते हैं, और ठीक उस पार्टी में जाने के बाद, यानी दल बदल करने के बाद, जिस पार्टी को गाली देते हैं उसी पार्टी का सदस्य बन जाते हैं, तथा जिस पार्टी में पहले थे उस पार्टी को गाली देना प्रारंभ कर देते हैं। इस प्रकार के जो नेता हैं उनका कोई अपना व्यक्तिगत सिद्धांत नहीं है, उनका कोई राष्ट्र के प्रति मान्यताएं और मूल्य नहीं है, बल्कि वो क्या चाहते हैं, वह धन और पद के लोभी हैं। और यही कारण है कि इस प्रकार की समस्या उत्पन्न हो रहा है। तो उसको निदान के लिए क्या किया गया कि दल बदल विरोधी कानून बनाया गया। इसके अंतर्गत 1985 में संविधान का 52वां संशोधन किया गया, और 52वां संशोधन के द्वारा संविधान के अंतर्गत 10वीं अनुसूची जोड़ा गया, और 10वीं अनुसूची के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया कि अगर कोई भी सदस्य अपने संबंधित पार्टी को, राजनीतिक पार्टी को छोड़कर किसी दूसरी पार्टी में शामिल होता है तो उसकी सदस्यता का क्या कर दी जाएगी, रद्द कर दी जाएगी। लेकिन सामूहिक रूप से यदि 1/3 सदस्य दल बदल करते हैं तथा दल बदल करके एक राजनीतिक पार्टी का निर्माण करते हैं, या फिर किसी दूसरी राजनीतिक पार्टी में विलय कर लेते हैं, तो उन सदस्यों की, यानी 1/3 सदस्यों की सदस्यता रद्द नहीं किया जाएगा। लेकिन यह देखा गया कि यह प्रावधान होने के बावजूद भी भारत में दल बदल नहीं रोका गया। इसीलिए 2003 में पुनः इसमें संशोधन किया गया, और 2003 में संशोधन किया गया तो यह कहा गया कि 2/3, यानी जो पहले 1/3 सदस्य दल बदल करते थे तो उनकी सदस्यता रद्द नहीं की जाती थी। लेकिन उसको क्या किया गया, अब 2/3 सदस्य यदि दल बदल करते हैं और किसी दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते हैं, या कोई नई राजनीतिक पार्टी का निर्माण करते हैं, तो उनकी सदस्यता रद्द नहीं की जाएगी। लेकिन ध्यान रखिएगा, यदि 2/3 से उनकी संख्या कम है तो उनकी सदस्यता क्या हो जाएगी, उनकी सदस्यता विधायिका के सदस्य के रूप में, या चाहे सांसद हो चाहे विधायक हो, उनकी सदस्यता क्या कर दी जाएगी, रद्द कर दी जाएगी। तथा यह भी प्रावधान किया गया कि कोई भी मंत्रिपरिषद, चाहे राज्य स्तरीय मंत्रिपरिषद हो चाहे केंद्रीय मंत्रिपरिषद हो, दोनों ही मंत्रिपरिषदों में 15% से अधिक मंत्री नहीं बनाएंगे। यानी मंत्रियों की संख्या सीमित कर दिया गया, क्योंकि देखा गया कि सत्ता को प्राप्त करने के लिए तथा दूसरे दल के नेताओं को अपने दल के अंतर्गत मिलाकर के बहुमत बनाने की कोशिश किया गया, और उसके लिए धन खर्च भी किया जाता था, और अधिक से अधिक लोगों को मंत्री पद का आवंटन कर दिया जाता था। तो यहाँ पर जो 2003 का संशोधन है, 2003 के संशोधन के अंतर्गत मंत्री परिषद को सीमित कर दिया गया। यानी मंत्री परिषद में कितने अधिकतर मंत्री हो सकते हैं, तो 15% मंत्री हो सकते हैं। तथा अब दल बदल करने वाले सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए, 2/3 होनी चाहिए। 2/3 से कम सदस्य यदि दल बदल करते हैं तो उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। तो इस प्रकार से दल बदल की समस्या का समाधान किया जाए। ध्यान रखिएगा, इस पर कभी कभी बहुविकल्पी के तो प्रश्न पूछते हैं, लेकिन इसके अंतर्गत कभी कभी यह पूछा जाता है कि दल बदल विरोधी कानून के विषय में आप क्या जानते हैं। दूसरा है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तथा यह निर्देश दिया गया था कि चुनाव आयोग को इस प्रकार से व्यवस्था करनी चाहिए कि आपराधिक प्रवृत्ति के लोग राजनीति में प्रवेश न करें। चुनाव आयोग ने क्या किया कि चुनाव आयोग ने अब यह अनिवार्य कर दिया है कि कोई भी व्यक्ति जो प्रत्याशी के रूप में नामांकन कर रहा है, उसे अपने नामांकन के साथ
एक शपथ पत्र देना होगा तथा उसमें चल तथा अचल संपत्ति का ब्यौरा भी देना होगा तथा यदि उस पर कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज है तो उस आपराधिक मुकदमे का विवरण भी उस शपथ पत्र में देना अनिवार्य कर दिया गया है। ठीक उसी प्रकार से अगर तीसरी की बात करें, तीसरी समस्या का समाधान करने की बात करें तो चुनाव आयोग के द्वारा प्रत्येक राजनीतिक पार्टियों को निर्देश दिया गया है कि वह अपने सांगठनिक चुनाव नियमित रूप से करें। ठीक उसी प्रकार से चुनाव आयोग के द्वारा यह भी निर्देश दिया गया है, प्रत्येक राजनीतिक पार्टियों को निर्देश दिया गया है कि वह संगठन से संबंधित जो कानून होते हैं, संविधान होते हैं, वह संगठन प्रत्येक राजनीतिक पार्टियां अपने संगठन से संबंधित संविधान का निर्माण करें तथा अपने सदस्यों को संचालित करने के लिए अपने सदस्यों से संबंधित नियम और कानून को बनाए। ठीक इसी प्रकार से अगर हम बात करें तो अन्य जो किया गया कि चुनाव आयोग के द्वारा यह भी निर्देश दिया गया है कि जो राजनीतिक पार्टी को चुनाव लड़ने के लिए विभिन्न प्रकार की संस्थाओं से, विभिन्न प्रकार की कंपनियों से या विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों से जो फंड मिलता है, यानी चंदा के रूप में मिलता है, क्योंकि प्रत्येक राजनीतिक पार्टियों को चुनाव लड़ने के लिए चंदा का आवंटन किया जाता है, चंदा मिलता है, उन चंदा का विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक है। यानी कि कहाँ से वह चंदा मिल रहा है और कितना मिल रहा है उसको सार्वजनिक करना आवश्यक कर दिया है तथा उसे आयकर रिटर्न भरना भी आवश्यक कर दिया है। उसके अतिरिक्त यह भी सुझाव राजनीतिक पार्टियों की समस्याओं से जुड़ने के लिए चुनाव आयोग के द्वारा यह भी सुझाव दिया गया है कि प्रत्येक राजनीतिक पार्टियां अपने संगठन के अंतर्गत यह निश्चित करें कि 1/3 सीट महिला प्रत्याशियों को दिया जाए। हालांकि एक अन्य सुझाव है जैसे, लेकिन वह भारतीय राजनीति के लिए या विश्व की किसी भी राजनीतिक व्यवस्था के लिए यह प्रासंगिक नहीं है, यद्यपि किताब के अंतर्गत दिया है, इसलिए मैं इसकी चर्चा कर रहा हूं कि यह भी निर्देश है कि प्रत्येक राजनीतिक पार्टियों का चुनावी खर्च सरकार के द्वारा उठाया जाए तथा सरकार ही राजनीतिक पार्टियों को चुनाव लड़ने के लिए खर्चा दे और राजनीतिक पार्टियां क्या करें, चुनाव लड़ें और राजनीतिक पार्टियों के द्वारा कोई भी अपने तरीके से धन खर्च न किया जाए। यद्यपि चुनाव आयोग के द्वारा यह भी निर्धारित किया गया है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी का प्रत्याशी अपने चुनावी प्रक्रिया के दौरान अपने क्षेत्र के अंतर्गत कितना धन खर्च करेगा उसका विवरण भी देना आवश्यक होगा और यदि वह विवरण गलत देता है तो उस आधार पर क्या हो सकता है, उसकी सदस्यता रद्द की जा सकती है। तो इस प्रकार के राजनीतिक पार्टियों की समस्या का समाधान करने के लिए इस प्रकार के संशोधन किए गए हैं और जिससे कि राजनीतिक पार्टियों के अंतर्गत शुचिता आ सके तथा राजनीतिक पार्टियां अनुशासित हो सकें। नहीं तो लोकतंत्र के अंतर्गत यह देखा जाता है कि लोकतंत्र के अंतर्गत जनता राजनेताओं का अनुकरण करती है और यदि जो राजनीतिक पार्टियां हैं शुचिता की राजनीति नहीं करेंगी तो इससे जनता के बीच में एक गलत संदेश जाएगा और जनता राजनीतिक पार्टियों पर विश्वास नहीं करेगी और यही कारण है कि जब राजनीतिक पार्टियों से विश्वास खत्म होगा तो इस प्रकार से जनता का लोकतंत्र से आस्था भी क्या होने लगेगा, धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा। तो इसके लिए राजनीतिक पार्टियों में सुधार होना आवश्यक है। एक इससे अन्य क्वेश्चन बनाता है कि क्षेत्रीय दल भारतीय राजनीति को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। तो अभी हमने बताया कि चुनाव आयोग के द्वारा 2 प्रकार की मान्यताएं दिया जाता है, एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में और एक क्षेत्रीय पार्टी के रूप में। तो यहाँ पर जो क्षेत्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त जितनी भी पार्टियां हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, उन्हें राज्य स्तरीय पार्टी भी कह सकते हैं या प्रांतीय पार्टी के भी नाम से जानते हैं। चुनाव आयोग इन राजनीतिक पार्टियों को चाहे प्रांतीय पार्टी के रूप में मान्यता देता है चाहे राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता। जिन राजनीतिक दल को प्रांतीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है उन्हें हम लोग क्षेत्रीय पार्टी के नाम से जानते हैं। क्षेत्रीय पार्टियां वर्तमान समय में भारतीय राजनीति में बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं, क्योंकि इससे पूर्व देखा गया कि बहुत से ऐसे क्षेत्रीय पार्टियां थीं
लेकिन उनका कम शक्तिशाली होने के कारण भारतीय राजनीति में उनका प्रभाव नगण्य था, या कहें कि उनका कोई प्रभाव नहीं था। लेकिन 1980 के दशक आते आते भारत की जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वह मजबूत होने लगी, अर्थात शक्तिशाली होने लगी, क्योंकि वह क्षेत्रीय मुद्दे को लेकर के चलती हैं। वास्तविकता यही है कि जो क्षेत्रीय दल हैं आज मजबूत हैं, आज शक्तिशाली हैं। क्यों हैं? इसलिए हैं क्योंकि वह क्षेत्रीय मुद्दे को उठा करके चलती हैं तथा क्षेत्र की समस्याओं को राष्ट्रीय स्तर पर उठाने का प्रयास करती हैं तथा अपने क्षेत्र के अंतर्गत जनता से गहराई से जुड़ी होती हैं। और यही कारण है कि 1980 के दशक के बाद क्षेत्रीय पार्टियां बड़ी ही मजबूती के साथ उभरी। आज स्थिति यह है कि 1996 से लेकर के 1996 आते आते कोई भी ऐसी राष्ट्रीय पार्टी नहीं थी जिसे संघीय सरकार बनाने के लिए उन्हें बहुमत प्राप्त हुआ हो। यानी 1996 के बाद जितनी भी केंद्र की सरकार बनी है वह केंद्र की सरकार किसी न किसी क्षेत्रीय पार्टी के सहयोग से ही बनी है। जिसका परिणाम क्या हुआ? जिसका परिणाम यह हुआ कि अब क्या होने लगा, अब क्षेत्रीय मुद्दे भी राष्ट्रीय स्तर पर उठना प्रारंभ हो गया। अब जो संघ की सरकार है वह क्षेत्र के ऊपर विशेष ध्यान देना प्रारंभ कर दी तथा क्षेत्रीय समस्याओं के समाधान के लिए, क्षेत्रीय समस्याओं के निराकरण के लिए प्रयास करना प्रारंभ कर दी। इससे दो प्रवृत्तियां देखने को मिलता है कि इससे संघवाद मजबूत हुआ है। संघवाद मजबूत हुआ है। हम लोग संघवाद पढ़े हैं और संघवाद के अंतर्गत देखते हैं कि केंद्र के साथ क्या होता है, राज्यों का अस्तित्व होता है, राज्यों का अस्तित्व होता है। लेकिन 1996 के पूर्व यह देखा जाता था कि कोई न कोई ऐसी राष्ट्रीय पार्टी होती थी जिसे केंद्र के अंतर्गत बहुमत प्राप्त होता था और वह केंद्रीय सरकार का निर्माण करती थी तथा राज्यों को हितों को ध्यान नहीं देती थी, खास तौर से तब जब केंद्र में किसी अन्य राजनीतिक दल का शासन हो तथा राज्यों में किसी दूसरी राजनीतिक दल का शासन होने पर केंद्र राज्य के हितों के, राज्य के विकास के लिए कार्य नहीं करता था। यह देखा जाता था कि केंद्र सरकार राज्य सरकारों को बिना वजह का संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर, संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर उसे बर्खास्त कर देता था। लेकिन भारत में 100 से अधिक बार राज्य सरकारों को बर्खास्त किया गया है और वह तब हुआ है जब केंद्र के अंतर्गत किसी दूसरी राजनीतिक पार्टी की सरकार है तथा राज्य के अंतर्गत किसी दूसरी पार्टी की सरकार है। ऐसी स्थिति में देखा जाता था कि केंद्र सरकार क्या करती थी, कोई ना कोई बहाना लेकर के संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर उस राज्य सरकार को बर्खास्त कर देती थी। और भारत में मैं मानता हूं कि 100 से अधिक बार जो संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर राज्य सरकारों को बर्खास्त किया गया है उनमें से कुछ सही हैं, लेकिन कुछ तो एकदम सरासर नाजायज थे। लेकिन अगर अंतिम बार कहें तो अंतिम बार 1999 में बिहार राज्य को संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर बर्खास्त किया गया था। उस समय बिहार में राबड़ी देवी की सरकार थी। यद्यपि जो केंद्र की सरकार थी वह कमजोर थी। क्यों थी? क्योंकि वह कई क्षेत्रीय दलों के सहयोग से निर्मित हुई थी और यही कारण है कि वह लोकसभा में तो पारित करा सकती थी लेकिन राज्यसभा में बहुमत न होने के कारण वह पारित नहीं करा सकती थी। और यही कारण है कि यह क्या किया गया, 25 दिन के बाद इसे वापस ले लिया गया और तब से लेकर के यानी कि 1999 के बाद किसी भी राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफलता के आधार पर राज्य सरकार को बर्खास्त नहीं किया गया है। तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं, इस प्रकार से देखते हैं कि अब क्या हो रहा है, क्षेत्रीय पार्टियों के मजबूत होने के कारण, क्षेत्रीय पार्टियों को राजनीति में सक्रिय होने के कारण अब संघवाद धीरे धीरे मजबूत हो रहा है तथा लोकतंत्र भी क्या हो रहा है,
मजबूत हो रहा है। और यह मजबूत होने के पीछे कारण क्या है कि अब कोई भी केंद्र की सरकार, यानी 1996 के बाद कोई भी केंद्र की सरकार ऐसी नहीं बनी है जो कि क्षेत्रीय दल का सहयोग प्राप्त न की हो। अगर वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान समय में गठबंधन की राजनीति या गठबंधन की सरकार बन रही है और वर्तमान में राजग राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, जिसके अंतर्गत क्या है, कई क्षेत्रीय दल शामिल हैं जो अपने अपने क्षेत्र के अंतर्गत क्या हैं, शक्तिशाली हैं। उसी प्रकार से सप्रसंघ सप्रग यानी कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यह राजग यानी कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का नेतृत्व भाजपा के द्वारा किया जाता है, यानी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जाता है, तथा संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन का नेतृत्व कांग्रेस के द्वारा किया जाता है, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा किया जाता है। उसी तरह से वाम मोर्चा यानी तीसरा जो गठबंधन है किसका है, वाम मोर्चा का है। यद्यपि जो संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन है वह संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन इस समय इंडिया के नाम से जाना जा रहा है, और इन सभी तीनों ही जो गठबंधन है, क्योंकि हमने कहा ना कि 1996 के बाद कोई भी केंद्र की सरकार ऐसी नहीं बनी है जो क्षेत्रीय पार्टियों के सहयोग के बिना बनी हो। यानी कि कहने का अर्थ यह है कि 1996 के बाद जितनी भी केंद्र की सरकार बनी है उनमें क्षेत्रीय पार्टियां अहम भूमिका निभाई हैं। और यही कारण है कि अब क्या हो चुका है, गठबंधन का दौर चल रहा है। और इस गठबंधन के दौर के अंतर्गत 3 प्रकार के भारत में गठबंधन है। कौन सा, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन जिसको राजग के नाम से जाना जाता है, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन जिसको सप्रग के नाम से जाना जाता है, जिसको अब क्या कहा जाता है, अब इंडिया कहा जा रहा है, और एक है वाम मोर्चा। ये तीनों क्या हैं, गठबंधन है। और इस गठबंधन के अंतर्गत जो क्षेत्रीय दल हैं, क्षेत्रीय दल प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, संघवाद मजबूत हो रहा है तथा लोकतंत्र मजबूत हो रहा है, क्षेत्रों का विकास हो रहा है, क्षेत्रीय समस्याओं का समाधान राष्ट्रीय स्तर पर करने का प्रयास किया जा रहा है। और यही नहीं, यह भी देखा जा रहा है कि जो क्षेत्रीय समस्याएं हैं, क्षेत्रीय समस्याओं को राष्ट्रीय मुद्दा बनाया जा रहा है। तो इस प्रकार से यह लेसन समाप्त होता है और इस लेसन का महत्वपूर्ण नोट्स इसके साथ दे देंगे, आप लोग नोट्स लिख लीजिएगा। इसके अंतर्गत प्रोसीजर है, कुछ विशेष नहीं है, जितना राजनीति में दिलचस्पी होगी उतना ही आप इस अध्याय से पूछे जाने वाले प्रश्नों का उत्तर आप दे सकते हैं। थैंक यू।